वेलकम टू गुरुमंत्रा अकेडमी। आई होप सब लोग सेफ हैं, सब लोगों ने पिछले लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के लिए एक फास्ट टेक रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताए जाएंगे। इसके अलावा आपको उन फॉर्मूलाज के बेस्ड पे जो कि आपके गेट एक्सेल के अंदर जैसे क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे, एज वेल एज आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक फॉर्मूला चार्ट मिल जाएगा जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप रेलिवेंट जो आपका लेक्चर है उसे रेफर कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लेने वाले हैं दैट इज अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहला टॉपिक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने वेव के बारे में पढ़ा था। ओके, वेव से रिलेटेड आपने थ्योरीज पढ़ी थी। अब उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे हम लोग कि हमारे केमिस्ट्री के पेपर के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज में लिए जाते हैं। ओके, तो बेसिकली थ्योरी के अंदर अगर हम वेव की बात करते हैं तो टू नियरेस्ट क्रस्ट और टू नियरेस्ट टू के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे आप वेव लेंथ बोलते हो, जिसे आप लैम्डा से डिनोट करते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के जो कि आपके इस टॉपिक के अंदर यूज में लिए गए हैं। तो सबसे पहले लैम्डा होता है दैट इज इक्वल्स टू सी बाय वी। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -10 मीटर, 1 पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -12 मीटर, 1 mm is equals to 10 to the power -9 meter and 1 centimeter is equals to 10 to the power -2 meter। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर फ्रीक्वेंसी की या फिर आप बोल सकते हो वेव नंबर की। तो वेव नंबर को न्यू बार से डिनोट किया जाता है एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। ओके, टाइम पीरियड की बात की जाए तो टाइम पीरियड इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? c बाय लैम्डा, जहां पे c होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एनर्जी की तो एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। ठीक है, h क्या है यहाँ पे? h आपका है प्लांक्स कांस्टेंट, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं E इज इक्वल्स टू NhC बाय लैम्डा। ठीक है, या फिर आप इसे और सिंपल और इसको चेंज करते हो फॉर्म के अंदर तो ये आता है आपका NhC न्यू बार। ठीक है, n क्या है यहाँ पे? n आपका नंबर ऑफ इंटीजर, एक होल नंबर आपको गिवन होगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है। ओके, वहीं अगर हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है कि कितनी होगी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z² बाय n² इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम, राइट। अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस 8th नंबर पॉइंट से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इस प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रिंसिपल का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो क्या था कि आपको यहाँ पे अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो डेल्टा x डॉट डेल्टा p मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h/4π। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, राइट। नेक्स्ट, फिर आपने देखे थे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स से हर साल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर्स में आपने 4 क्वांटम नंबर देखे थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एज वेल एज स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप जनरली स्मॉल n से डिनोट करते हो। जैसे मान लो आपके पास कोई भी ऑर्बिटल दे रखा है, 4s हो गया, 3d हो गया। अब इसके अंदर आपसे पूछा गया बताओ n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू क्या है? जो सिंपली आपको इंटीजर दे रखा है, होल नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 4, यहाँ हो गई n की वैल्यू 3। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर यहाँ पे आपसे रेडियस पूछी जाए, एनर्जी पूछी जाए, तो आपके पास जनरल फॉर्मूला है, आप इजीली यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट होता है आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे आप
एल से डिनोट करते हो, ठीक है। ये क्या करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको शेप ऑफ सबशेल बता देता है कि शेप कैसी होगी। और क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए एल की वैल्यू कितनी होगी। कोई आपको ऑर्बिटल दे दिया, जैसे आपको मान लो आपको 3D दे दिया, अब 3D के अंदर आपसे पूछा एल की वैल्यू बता दो कितनी होगी, तो आप इजीली बता सकते हो एल की वैल्यू जो होती है वो 0 से n-1 के बीच में लाई करती है। ओके, अब एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए होती है 1, टी के लिए होती है 2 एंड एफ के लिए होती है 3। अगर आपसे मैंने 3D के लिए पूछा तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि एल की वैल्यू 2 के बराबर होती है। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात की जाए तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L2 प्लस L के बीच में लाई करती है। ओके, अब कैसे -L2 प्लस L, मतलब 3D के अंदर L की वैल्यू है 2। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ M की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, तो आपको पता है M की वैल्यू -L से +L के बीच में लाई करने वाली है। दैट मीन्स -2, -1, 0, 1 एंड 2। ओके, इस तरीके से स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर या तो अप स्पिन में इलेक्ट्रॉन होगा या डाउन स्पिन में इलेक्ट्रॉन होगा, तो +12 या फिर -12 वैल्यू होगी। ओके, ये देखो प्रीवियस ईयर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फॉर अ 4s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर MLS। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपसे पूछा गया है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर L की वैल्यू -L से +L के बीच में आपकी वैल्यू लाई करने वाली है। अब 4s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 0, दैट मींस M की वैल्यू भी यहाँ पे 0 होने वाली है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, राइट। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। ओके, सो सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था जिसे आप Z इफेक्टिव बोलते थे, जिसकी वैल्यू थी Z माइनस सिग्मा। अब Z क्या है यहाँ पे, Z इज योर न्यूक्लियर चार्ज व्हाइल सिग्मा इज द शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा सिग्मा की वैल्यू जो होती है आप बोल सकते हो S के केस में S ऑर्बिटल्स में सबसे ज्यादा होती है, F के अंदर लीस्ट होती है। Z इफेक्टिव जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये चीज हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में रेफर की जाती है, एप्लीकेबल होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या हुआ, ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम रहने वाले हैं। ओके, अब Z इफेक्टिव के बेसिस पे अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो, अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ, मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, बहुत सारे स्पीशीज दे दिए और आपसे पूछा कि Z इफेक्टिव कहाँ पे ज्यादा होगा, तो Z इफेक्टिव वहां ज्यादा होगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा Z इफेक्टिव, राइट। इसीलिए आपको ये रेशियो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वी हैव एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। जनरली पीरियड के अंदर Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो साइज आपका डिक्रीज हो जाता है, वहीं ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो साइज भी इंक्रीज करता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ कि मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस पीरियड के अंदर किसकी होती है, नोबल गैसेस की। मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियस किसकी होती है, एल्कली मेटल की। एंड मिनिमम एटॉमिक रेडियस किसकी होती है पीरियड के अंदर, हैलोजेंस की। साइज का अगर हम बात करें तो Z इफेक्टिव और साइज जो है वो इनवर्स रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। दैट मींस कि साइज जो होगा, अगर हम चार्ज के बेसिस पे देखें तो साइज नेगेटिव चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज कि अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव एनाइंस दे दिए जाते हैं, मान लो आपको आइंस दे दिए जाते हैं और आपसे साइज का रेशियो पूछा जाता है, तो नेगेटिव चार्ज के जो साइज होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। ओके, या फिर आप बोल सकते हो एनाइन का साइज ज्यादा होगा, फिर नॉर्मल आपका आ जाएगा जो भी आपका मेटल है या नॉन मेटल है, फिर कैटायन आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, और Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विच मींस आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करते हैं तो S का सबसे ज्यादा होता है एंड F का सबसे कम होता है, ठीक है। यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी को स्टेबल हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन भी अफेक्ट करती है, ठीक है। स्टेबिलिटी
कब इंक्रीज होती है आपकी, जब स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है किसी भी आयन की या फिर मेटल की तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसीलिए चार्ज भी यहाँ पे जेड इफेक्टिव वाला फॉलो होगा। फिर आयनाइजेशन एनर्जी के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की मदद से आप नॉन मेटालिक कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर का रिलेशन पता कर सकते हो, कोई भी एक ऑर्डर पता कर सकते हो। ठीक है, मेटल की रिएक्टिविटी की बात की जाए तो मेटल की रिएक्टिविटी आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, फिर नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कैसी है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपकी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। अब कोई भी आपको ऑर्डर पूछा जा सकता है कि बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करती है, जैसे कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कोई भी स्पीशीज दे रखी है, कोई भी कंपाउंड दे रखा है, उसके अंदर आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो आपको पता चला कि एक के अंदर तो sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, दूसरे के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। अब आपसे मैंने पूछा कि बताओ ये जो x और y कंपाउंड हमने लिए थे, x के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है, y के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर x के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, x की या y की, तो आप सिंपली बता सकते हो जहां पे s कैरेक्टर ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। दैट मींस sp के अंदर देखो s कैरेक्टर कितना है 50%। ठीक है, एक s है और एक p ऑर्बिटल, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल है, दैट मींस s कैरेक्टर यहाँ पे इसके कंपैरिजन में कम हो गया, मींस x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट, पीरियड और ग्रुप के अंदर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा पीरियड के अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी, जबकि ग्रुप के अंदर साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से जनरल आपको एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपके गेट एग्जाम के अंदर केमिस्ट्री में बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन से और एंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आप पढ़ते हो बॉर्न हाबर साइकिल। ओके, बॉर्न हाबर साइकिल से आज सच क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए। तो बॉर्न हाबर साइकिल के अंदर किसी भी आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, तो आपके पास 5 कंडीशंस हैं। ठीक है, सबसे पहले मेटल की सब्लिमेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होनी चाहिए नॉन मेटल की, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है, हमने पूरा जो टॉपिक स्टडी किया था हाइब्रिडाइजेशन, तो हमने वहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीके देखे थे, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना आता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के बेसिस पे आपसे बॉन्ड एंगल पूछ लिया जाता है कि बताइए कहाँ पे आपका एंगल छोटा होगा, ठीक है, किसकी लेंथ कम होगी, बॉन्ड एंगल कम होगा, तो वहां पे आप कैसे करोगे, तो आप वहां पे आपको क्या याद रखना होगा, ये वाला चार्ट इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कैसा होगा 180 डिग्री, राइट। नेक्स्ट फिर आपके पास आ जाती है VSEPR-T। ठीक है, VSEPR थ्योरी हमने पढ़ी है। VSEPR थ्योरी के अंदर आपको ये चार्ट याद रखना होगा, जहां पे जब आप सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग करोगे या लोन पेयर्स निकालोगे तो वहां पे आपको शेप पता होनी चाहिए। ओके, देखो जैसे मान लो आपके पास है SO2, CO2,
XeF2, ठीक है। ये इतने सारे कंपाउंड्स हैं, मान लो हमने XeF2 ले लिया। अब XeF2 के अंदर हमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी है और हमें पता करना है कि कितने लोन पेयर होंगे, क्या शेप होगी, क्या क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो Xe के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे कि Xe के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिंस Xe एक नोबल गैस है, ज़ेनॉन आपकी नोबल गैस के अंदर आती है, दैट मीन्स यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब सेंट्रल मेटल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस यहाँ पे इससे बाउंडेड कितने एटम्स हैं, देखो 2, तो आपने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, फिर डिवाइडेड बाय 2 किया आपने, तो आपके पास आया 5। अब 5 आपके पास आ गया, दैट मीन्स 5 आपके पास क्या हुए यहाँ पे। अब आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना आ गया यहाँ से कि sp3d है। अब आपको क्या निकालना होगा यहाँ पे, अब आपको निकालने हैं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर्स। तो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से होंगे, जितने भी आपके पास सेंट्रल मेटल एटम के आसपास जितने भी उसको सराउंड करे हुए नंबर्स में मेटल हैं या फिर नॉन मेटल हैं, वो आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे 2 बॉन्डेड एटम्स हैं तो यहाँ पे 2 तो सिग्मा हो गए। और अब आपको लोन पेयर निकालना है, तो लोन पेयर निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का नंबर आया था इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपके पास 3 लोन पेयर्स आ जाएंगे। दैट मीन्स sp3d के केस में 2 सिग्मा एंड 3 लोन पेयर पे कौन सा स्ट्रक्चर आता है, 2 सिग्मा एंड 3 लोन पेयर के बेसिस पे आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर आ जाता है। ओके, इस तरीके से आप लोग निकालोगे, राइट। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपके पास SF4 है, तो SF4 के अंदर देखो आउटर मोस्ट शेल में 6 प्लस 4 सराउंडेड एटम्स डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ आया 5। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। अब sp3d आ गया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालने हैं लोन पेयर्स और बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं, बॉन्डेड एटम्स कितने हैं। तो देखो बॉन्डेड एटम्स कितने हो गए, यहाँ पे सिग्मा कितने हो गए, सिग्मा हो गए 4, तो 4 सिग्मा, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है माइनस आपने बॉन्डेड एटम्स को किया तो 5 - 4 1, दैट मीन्स 1 यहाँ पे लोन पेयर आ गया। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 4 सिग्मा 1 लोन पेयर पे कौन सी शेप है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 सिग्मा 1 लोन पेयर पे सीसॉ शेप है, ठीक है। इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, शेप बता सकते हो, एंगल बता सकते हो, राइट। और ये आपको करके ही जाना है क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेचर ऑफ पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, कोई कंपाउंड आपको दे दिया ऑक्सीजन के साथ और आपसे पूछा पाई बॉन्ड का बता दो कि कैसा नेचर है ऑक्सीजन के साथ, या फिर बता दो कि p पाई d पाई किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, तो आप वो भी यहाँ से बता सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो और यहाँ से टेबल में देख के आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपके पास बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जो होता है वो s कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स के इनवर्स रिलेशन को फॉलो करता है। लोन पेयर्स निकालने आपको आते हैं इजीली, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। जनरली जैसे जैसे एक लोन पेयर इंक्रीज करता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो 2.5 डिग्री से डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल एटम की। फिर बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक साइज जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करने लग जाती है, ओके। फिर बॉन्ड एनर्जी के लिए आपको इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कई बार एग्जाम के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने को आ जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक है, देखो अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पे बॉन्ड एंगल होगा आपका 3, ठीक है। कितना होगा, 3। अब यहां से डाउन करते चलो, 15 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल को आप 0.5 से डिक्रीज कर दो तो 2.5। यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बॉन्ड एंगल 2। 17 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 एंड यहाँ कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से ऊपर जाओगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5। इस तरीके से आपके होते जाएंगे। आप एग्जाम्पल से समझो आप लोग,
मान लो आपके पास N2 दे रखा है, N2 के केस में मैंने आपसे पूछा बॉन्ड ऑर्डर बता दो। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7, राइट। दूसरा 2 दे रखा है तो दैट मीन्स 14 हो गए यहाँ पे। अब 14 पे देख लो आप कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, 3, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी द स्पीशीज दैट हैज स्मॉलेस्ट FXF एंगल इज। अब आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई स्मॉलेस्ट एंगल कहाँ देखने को मिलेगा, कैसे करोगे। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है तो आपको बिल्कुल देर नहीं लगने वाली, और आपको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का चार्ट याद है तो आप सिंपली बता सकते हो, ठीक है। अब देखो चारों ऑप्शंस के अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताया गया है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट एंगल आने वाला है दैट विल बी फॉर IF4 माइनस, दैट इज 90 डिग्री। क्यों, sp3d यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, ठीक है। अब एक बार चार्ट के अंदर देखो sp3d sp3d के अंदर आपके पास 120 डिग्री के 3 एंगल होते हैं, 90 डिग्री के 6 एंगल होते हैं एंड 180 डिग्री का 1 एंगल होता है। दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री जो कम एंगल है उसके कितने एंगल्स हैं, 6। तो यहाँ पे आपका जो आंसर गया वो गया लास्ट वाला IF4 माइनस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ज़ीनॉन इन XeF2s। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया था, sp3d। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स भी आपका बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। तो देखो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन ही पूछ ली जाती है कि बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, या फिर आप बोल सकते हो R इज इक्वल्स टू प्लस माइनस dx अपॉन dt। प्लस साइन कब यूज करोगे, जब प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन होगी, जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा, प्रोडक्ट की रेट निकाल रहे होगे। माइनस साइन कब यूज करोगे, जब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। अब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन आप पढ़ते हो, हमने थॉरोली स्टडी किया है केमिकल काइनेटिक्स। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आपको रेट ऑफ इक्वेशन निकालनी पड़ती है, ओके। डिफरेंट ऑर्डर्स निकालने पड़ते हैं, जैसे अब यहाँ पे आपके पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो मान लो कोई A रिएक्टेंट है और वो P प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे रेट क्या होगी, dx by dt इज इक्वल्स टू k0 इंटू a0, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है दैट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, k। इसके अलावा आपको यूनिट याद रखनी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। फिर टी हाफ आपसे पूछ लिया जाता है, हाफ लाइफ टाइम पूछ ली जाती है आपसे, दैट इज इक्वल्स टू a/2k, ठीक है। k आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट, और a क्या है आपके पास, कंसेंट्रेशन, ठीक है। रेट ऑफ कंसेंट्रेशन के बीच का ग्राफ एंड हाफ लाइफ और कंसेंट्रेशन के बीच का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर भी आपको सारे पॉइंट्स कवर हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आपसे इस वाले इक्वेशन पे, इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेट कांस्टेंट k की वैल्यू बताओ कितनी होती है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। तो 2.3033 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, ठीक है। यूनिट ऑफ k क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। टी हाफ भी काफी बार पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट k, ओके। नेक्स्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको ये चीजें गिवन है, यहाँ पे आपको ग्राफ गिवन है, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या थी, डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W। इसके अलावा एंथैल्पी की बात करते हैं तो एंथैल्पी को आप डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस डेल्टा E इज इक्वल्स टू डेल्टा Ng RT। Cp और Cv के रिलेशंस आपको गिवन है, मेयर्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, ओके। क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना होता है, ठीक है।
तो आपको सिंपली वॉल्यूम्स दे दी जाएंगी, आपसे वर्क पूछा जाएगा, या फिर प्रेशर दे दिया जाएगा तो आपसे वर्क पूछा जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एंट्रोपी भी पूछ ली जाती है, और यहां से आपके पास इस पॉइंट से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, एंट्रोपी किसके बराबर होती है? एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस। तो रैंडमनेस किसके बराबर होती है? Q रिवर्सिबल बाय T, टेम्परेचर। या फिर अगर फ्यूजन के बारे में बात करोगे तो डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी फ्यूजन। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर, आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंज। इसी तरीके से वेपराइजेशन के केस में अगर डेल्टा एच वी दे रखा होगा और डेल्टा टी वी दे रखा होगा, कुछ एक कैलकुलेट करवा लिया जाएगा आपसे। फिर यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपके पास, फॉर 1 मोल ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर at 273 Kelvin. The entropy of H2O solid and H2O liquid are, ठीक है, this the enthalpy change for the converser would be। आपसे enthalpy change पूछ लिया डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि at 273 Kelvin ice and water are in equilibrium। equilibrium state दे रखी है, that means डेल्टा G की वैल्यू हो गई 0। आपको क्या बोला गया है? आपको डेल्टा H की वैल्यू दे दी, ठीक है, सॉरी डेल्टा S की वैल्यू दे दी आपको। डेल्टा एस की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी, इनडायरेक्टली दी है। एस की वैल्यूज दे दी एंट्रोपी की, तो डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग डिफरेंस लेके। तो डेल्टा जी की वैल्यू आपने डाली 0, एंथैल्पी चेंज आपसे पूछा है, डेल्टा एच आपसे पूछा गया है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। डेल्टा जी की वैल्यू 0 डालोगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली गिवन है। डेल्टा एस कैलकुलेट कर लोगे, डिफरेंस ले लोगे, एंट्रोपी का कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, CO2 एंड H2O आर। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, फाइंड आउट द चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। अब देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, कंबशन रिएक्शन करानी पड़ेगी मीथेन गैस की। मीथेन गैस की जैसे कंबशन रिएक्शन कराओगे तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन आएगी। अब डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, अगर फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है कि जितना भी प्रोडक्ट की आपको एंथैल्पी गिवन है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, सारे प्रोडक्ट की एंथैल्पी को ऐड करो, माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी कर दो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे CO2 है आपके पास, H2O है प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले प्रोडक्ट की एंथैल्पी लिखेंगे, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्टली लिख देंगे। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पीज को ऐड करो। CO2 की कितनी देखिए यहाँ पे -393.5, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे H2O के केस पे कितनी दे रखी है? H2O के केस पे आपको दे रखी है -286, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे CH4 आपको गिवन है, ठीक है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, दैट मींस आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो इजीली, ठीक है। इसी तरीके से रिएक्टेंट के केस में आप लोग कर लोगे यहाँ पे, एंड जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा आंसर विल बी -890.5 किलो जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी तरीके से है, व्हेन 2 मोल्स ऑफ C2H2 C2H6 आर कंप्लीटली बर्न 3129 किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। ठीक है, C2H6 को आपने कंबस्ट कराया, इसे बर्न कराया, तो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है C2H6 के केस में। डेल्टा H F फॉर CO2 एंड H2O लिक्विड आर रेस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी करनी है, जितना भी आपके पास कोएफिशिएंट आ रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ रहा है, उससे आपको मल्टीप्लाई कराना है और आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपसे एग्जाम के अंदर जनरली 2 फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है बैक टू बैक, एक तो नर्स्ट इक्वेशन और दूसरा आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू से। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन आपके पास है E cell is equals to E naught minus 0.059 divided by N, where N is the number of electrons transferred. ठीक है, log प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो, the 0.1 molar copper sulfate solution in which copper electrode is dipped at 25 degree Celsius. Calculate the electrode potential of copper electrode. ठीक है, E नॉट आपको दे रखा है Cu+2 से, Cu के केस में 0.34। ठीक है, अब देखो
सिंपली एन की वैल्यू आपको पता चल रहा है कि Cu प्लस 2 Cu के अंदर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो एन की वैल्यू हो गई 2। सिंपली सिंपली आपने वैल्यूज पुट करी, कैलकुलेट किया, log 10 की वैल्यू होती है 1। ओके, वैल्यू कैलकुलेट करी तो आंसर आया 0.31 वोल्ट्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वर्क ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज इक्वल्स टू फ्री एनर्जी ऑफ सेल। ये वाला जो इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NFE ऑफ सेल, यहां से आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये आपको छोड़ के नहीं जाना, हमेशा पूछा जाता है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा और ई सेल पॉजिटिव होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोग जो आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं, थॉरो स्टडी जिसके अंदर हमने की है, उनको रेफर कीजिएगा। ये जस्ट एक क्विक रिकॉल के लिए है और इसके अंदर आपकी सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका डिटेल एक कोर्स मांगती है। ओके, सो यहाँ पे आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव ग्रुप्स आपको दे रखे हैं, आई ग्रुप्स एंड प्लस आई ग्रुप, ये आप स्टडी कर सकते हो, ये आपको याद रखने हैं। फिर आई ग्रुप की एप्लीकेशंस क्या थी? एनर्जी का आप ऑर्डर बता सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइंस, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एज वेल एज एसिडिक स्ट्रेंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एसिडिक स्ट्रेंथ, हमेशा पूछा जाता है। ओके, फिर प्लस एम और माइनस एम के ऑर्डर्स भी आपको दे रखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर आप बात करते हो तो एम इफेक्ट को आप ज्यादा प्रेफरेंस देते हो देन एच इफेक्ट एंड लास्ट में आई इफेक्ट को, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड हमेशा साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए और वो हक्कल रूल को फॉलो करे। हक्कल रूल क्या है? 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स देयर बी प्रेजेंट। एरोमेटिक कंपाउंड से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, देन नॉन एरोमेटिक और लीस्ट होते हैं एंटी एरोमेटिक। ओके, फिर रेजोनेंस के लिए आपके पास कंडीशंस होती हैं कुछ यहाँ पे कि यहाँ पे रेजोनेंस भी होना चाहिए एरोमेटिसिटी पता करने के लिए, तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आपके पास 3 रूल हैं, सेट-जेफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल्स और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इन तीनों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सेट-जेफ रूल क्या बोलता है कि जब भी when two possible alkenes are obtained by the elimination reaction, जब भी कोई एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि 2 एल्कीन बनने वाली है, जनरली एल्कोहल पे हम लोग H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्ट कराते हैं तो आपको एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो H2SO4 है ये क्या करेगा? ये यहां से डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा और यहां से वाटर को बाहर निकाल देगा। वाटर को बाहर निकालेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड के बनने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। ओके, वन सेकेंड गाइज, यहाँ पे आप CH लिख लो एक और, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे CH है, फिर यहाँ से ये OH अटैच है, तो अब इसके अंदर क्या होगा कि H2SO4 के पास दो रास्ते हैं कि ये डबल बॉन्ड को अटैच कराएगा, तो अब ये डबल बॉन्ड को वहां अटैच कराएगा जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास केस होगा, यहाँ पे क्या होगा कि डबल बॉन्ड कहाँ बन सकता है? एक तो यहाँ बन सकता है या फिर एक यहाँ बन सकता है, तो वो कहाँ बनाएगा? जहां पे मैक्सिमम नंबर में एल्काइल ग्रुप्स आपके पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 80% में बनेगा, जबकि ये वाला ग्रुप आपके पास 20% बनेगा। तो सेट-जेफ रूल यही बोलता है when two possible alkenes are obtained by the elimination reaction, then that alkene will be in gold lead containing the maximum number of alkyl group on the double bonded carbon atoms, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्डेड एटम्स बन रहा है ऑन सेकेंड पोजीशन, तो दोनों तरफ 2-2 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल्स कब लगता है? क्या है? when molecule of HX add up on unsymmetrical unsaturated hydrocarbon, जब भी कोई भी HX टाइप का मॉलिक्यूल ऐड करा रहे हो आप, या तो एल्कीन पे या फिर एल्काइन पे, तो जो हेलोजन एटम होगा, ये जो X एटम है, ये आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो ये जो आपका X एटम होगा ये वहां जाके लगेगा जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। याद क्या रखना है कि सिर्फ
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के केस में ये एक्स एटम वहीं लगेगा जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब देखो एच एक्स है, एक्स कहां जाके लगेगा, जहां पे एक्स एच का नंबर कम है, दैट मीन्स ये एक्स जाके आपका यहां लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की अगर आप बात करें तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तब लगेगा जब आपके पास पर ऑक्साइड प्रेजेंट होगी। ठीक है, एच के साथ पर ऑक्साइड प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल से समझो, मान लो अनसैचुरेटेड एल्कीन आपके पास है, एल्कीन के ऊपर जब HBr ने रिएक्ट करा तो ये किसके केस में होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल की मदद से। तो Br जाके कहां लगेगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जबकि अगर HBr के साथ पर ऑक्साइड प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ पर ऑक्साइड द एडिशन ऑफ HBr ऑन सैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल कंपाउंड टेक प्लेस कॉन्ट्रैरी टू दी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो यहाँ पे कहां लगेगा जाके, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके पास आप बोल सकते हो क्या हो, हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो ये आपके पास यहां जाके लगेगा लास्ट में। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक गाइस। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मोरओवर ये सीरीज आपको एक क्विक रिकॉल कराने के बारे में थी कि आपने क्या क्या पढ़ा है और कैसे कैसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।